जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से। वफाकी बजट पेश होने के बाद उस पर बहस व मुबाहिसा जारी है और हर कोई इस तलाश में मगन है कि कहीं ना कहीं से आवाम को जो रिलीफ है उसको तलाश किया जाए कि क्या इस हुकूमत जो है वो रिलीफ दे पाई है, क्योंकि माशी बहरान है पूरे मुल्क के अंदर और माशी बहरान की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया था। तो इन लोगों ने क्या डिलीवर किया जो इमरान खान साहब की हुकूमत ना कर सकी थी। ज़रा हम इस पे बात करेंगे, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स जो हैं और इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ इस पूरे बजट से, उस पर भी हम बात करेंगे। माशी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसर साहब माशी अमूर के माहिर भी हैं, तो ज़रा हम एंगल जो है वो ये रखेंगे माशी अमूर के हवाले से। कैसर साहब मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो बजट है जो आपकी हुकूमत ने दिया, क्या आप बतौर बिजनेसमैन मुतमईन हैं कि ये एक फ्रेंडली बजट है, आवाम दोस्त बजट है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी हुकूमत को बड़े मुश्किल हालात मिले हैं। ये बजट जो है बनाने के लिए बहुत मुश्किलात थी, कोई अच्छा वक्त नहीं है ये बजट को बनाने का। इसलिए हम जो सब सेक्टर्स को तसल्ली होना तो बहुत मुश्किल है। इस बजट में एक जो अच्छाई है जिसको मैं पूरी तरह तारीफ करूंगा इस हुकूमत की, कि कोशिश की गई है कि अमीर आदमी को टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स लगे। हालांकि परसेंटेज जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो पिछले साल थी वही इस साल भी है, लेकिन यहाँ जो टैक्स लिया गया है वो अमीर आदमी की प्रॉपर्टी पे या जो बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनको 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है उस पर 2% टैक्स लगा दिया गया है, जो अच्छा है। इनकम टैक्स ऐड कर दिया गया है। और बैंकों को भी टैक्स, उनका भी इनकम टैक्स का रेट बढ़ाया गया है। और उसके साथ साथ जिसके पास प्रॉपर्टी है या एक घर से ज़्यादा है, उनके पास प्लाट पड़े हैं, उसको भी 2% का टैक्स कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। और उसके साथ साथ आम आदमी को रिलीफ मिली है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है, पहले तनख्वाहदार तबके का 50,000 रुपए के ऊपर जो तनख्वाह होती थी उस पर टैक्स होता था, अब उसको 1 लाख रुपए तक कर दिया है। तो ये आप ये समझिए कि बहुत बड़ी ये रिलीफ है। पहले ये अंदाजा कीजिए ना कि पहले अगर कोई किसी की 50 और 15% तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं, तो अगर पहले किसी की तनख्वाह 85,000 थी तो उसमें 5,000 टैक्स कट जाता था, तो उसको नेट 80,000 मिलता था। तो 80,000 का अब 1 लाख उसको मिलेगा और नेट मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं होगा। तो 25% तकरीबन 80,000 से 1 लाख, 25% कैसर अहमद शेख साहब, 15% नहीं। शेख साहब एक चीज़ ज़रा बताइएगा, क्योंकि टैक्स की आपने बात कर ली तो मेरे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शब्बर ज़ैदी साहब होंगे। आपने जो टैक्स की सहूलतें दी हैं इस गवर्नमेंट ने और टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की है, साथ में अमीर लोगों पे भी आप कह रहे हैं कि टैक्स, ये जो फिक्स टैक्स की बात की है आपके बजट ने और आप वही हवाला इनडायरेक्टली दे रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं फिक्स टैक्स से जो टैक्स चोरी हो रही थी या जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, अपने आप को बचा पा रहे थे, वो उनको एक मजीद रिलीफ मिल गया? एक तो ये बात बताइएगा। दूसरा, अगर आप बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं इन टैक्स पॉलिसीज से जो इस बजट में दी गई हैं, तो मैं ये समझूं कि 7,004 का जो टारगेट है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा टैक्स टारगेट अचीव हो जाएगा सर पिछले 30 सालों में। साल देखिए ना, ये कुछ 7,004 अरब रुपए का जो टैक्स जो है ना, वो बहुत कोई ज्यादा टैक्स नहीं है। पिछले साल 6,000 अरब रुपए रेवेन्यू, एफबीआर का रेवेन्यू अचीव हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एस्टीमेट गलत किया है कि 11.5% महंगाई और 5% जो ग्रोथ है उसको ऑटोमेटिक मिला के 16.5% बढ़ाया है। तो 6,000 से 7,000 तो 16.5% बढ़ा के होता है। इसको ज्यादा होना चाहिए ताकि आप आम आदमी को रिलीफ दे सकें। मैं ये बजट की मैं कोई अच्छाइयाँ सिर्फ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हालात ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल है कोई बेहतरी की गुंजाइश रखना, लेकिन फिर भी काफी कुछ किया जा सकता था जो इस बजट में अभी तक नहीं हुआ। सर कैसर शेख साहब, यू आर अ पॉलिटिकल वर्कर, आपने हल्के में जाके वोट भी लेना है सर। आपने इमरान खान साहब को इसलिए ओहदे से हटा दिया कि उनके पास नाकाम माशी पॉलिसी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, तो आपने इसलिए खान साहब को हटाया। अगर आप अब आ गए हैं तो आपने क्या रिलीफ दिया है कौम को या आवाम को? जो कल आप बयान करेंगे अपने वोटर के सामने, वो आपसे पूछेगा कि खान को हटाया था रिलीफ देने के लिए, तो मुझे क्या रिलीफ दिया आपने? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ रिलीफ देना, ये जो महंगाई है वो कम नहीं होगी। महंगाई जो इमरान खान साहब के दौर में थी, और हम कहते थे
कि महंगाई उन्होंने बढ़ाई है क्योंकि उनकी नायाली थी और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी गलत थी। देखिए हमने छोड़ा था 115-16 रुपए डॉलर जबकि हमारी हुकूमत गई थी आज से 4 साल पहले, तो 120 इन्होंने रुपए थे, 189 125 तक रुपए तो थे। डॉलर पहुंचा दिया। डॉलर के बढ़ने से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। जितनी चीजें बाहर से आती हैं, खुजनी तेल आता है या तेल वैसे ऑयल आता है, पेट्रोल डीजल, उसके अलावा दवाइयाँ आती हैं, उसके अलावा फर्टिलाइजर आता है, जी। उसके अलावा बहुत सी रॉ मटेरियल आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कोई महंगाई तो बढ़ेगी और कोई उसका इलाज हमारे पास में करना चाहिए था। जो भी मैं आपको बताऊं ना, जो जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, हमारे सारे फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग सेक्टर से आते हैं। अब वो मुझे बताइए कि उनका रुझान तो सिर्फ कर्जा लेने के ऊपर है, उनका रुझान मुल्क की इकानमी को बढ़ाने का नहीं है। और जब आप डेफिजिट करेंगे, आप महंगा आप खसारे की करेंगे, आपका फिजिकल जो डेफिजिट है, पिछली हुकूमत ने 5,600 अरब रुपए छोड़ा है। ये हुकूमत भी कह रही है कि हम 4,500 के करीब जो है वो अब खसारा करेंगे बजट का। तो जी। महंगाई तो और बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं हो रही। और दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं कमोडिटीज की, और फिर हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है। नहीं हमने नहीं तो नहीं नहीं नहीं। सिर्फ कर्जा लेना है। सबसे शेख बड़ा साहब, हमारा, शेख साहब, आई एम जी मैं आपकी बात सुनता हूँ। सबसे बड़ी जो महंगाई की वजह है उसका हमारा जो इंटरेस्ट का रेट है, जो हम सूद पे कर रहे हैं, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई और आगे बढ़ेगी। ये 11.5% जो मिफ्ता साहब ने एस्टिमेट किया वो गलत है। महंगाई इस वक्त 14% है और ये और आगे बढ़ जाएगी और हम महंगाई का तोड़ नहीं कर पा रहे। मैं फ्रेंकली इस बात को एग्री करता हूँ आप। सर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना शेख साहब। आज आपको बुलाने का खास तौर पे मकसद ये था कि आप हल्के की सियासत करते हैं, आप सियासतदान हैं, साथ में आप माशी मसाइल को समझते हैं। सर, इमरान खान को आप लोगों ने हटाया कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, माशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उससे बुरा हाल तो आप लोग कर रहे हैं, तो खान साहब को क्यों हटाया सर? खान साहब जो जिस डगर पे ले जा रहे थे ना, उन्होंने पौने 4 साल में मुल्क की मईशत को ऐसा किया कि जो उन्होंने हमें दिया ना, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप 10 महीने में $39 बिलियन था। और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $13.5 अरब हो गया था और हालात ख़राब हो रहे थे। हमने ये समझा कि हम बेहतर करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल का ये काम नहीं था। उसका काम ये नहीं, क्योंकि उसको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए या हमारी उन टीम्स को अब करना चाहिए जो कि अपनी इकानमी को फ्लोरिश कर सके, लोगों की इनकम को बढ़ाया जा सके, बाहर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। और जो हमारे इंडस्ट्री है, जो नहीं सर, जो आप ये कह गवर्नमेंट रहे हैं कि सेक्टर में, आपकी आपकी पार्टी ने वजीर खजाना ही गलत चूज कर लिया सर? ये मेरा ख्याल है जी। देखो ना, अपना अपना, ये तो मेरी राय है ना। मैं तो मैं मुस्लिम लीग का कोई ऑफिशियल नुमाइंदा यानी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं तो अपनी अपनी कहीं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि इस वजीर खजाना का एक्सपीरियंस नहीं था वो। और उसके अलावा ये हम पूरी एक टीम चाहिए। एक इस वक्त जो हमारी हुकूमत है ना, वो एक किस्म का आप समझिए कि वेंटिलेटर पे है। और जो एक डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टरों का एक पूरा बोर्ड चाहिए जो कि इस मरीज को, जो कि, और इसके साथ साथ चार्टर ऑफ, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि ये हालात नहीं है कि हम आपस में पार्टियां आपस में इख्तलाफ करें, बल्कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी इदारे हैं। और क्योंकि मुल्क इंतहाई खस्ता हालत है मुशत की। हमारा रिजर्व जो है अब $9 अरब रह गया है, जो कि 1.25 महीने की इंपोर्ट के बराबर है। अब आप इंडिया का रिजर्व $670 अरब है, हमारा $9 अरब है, इंडिया के पास $670 अरब है, बांग्लादेश के पास $70 अरब के करीब है। तो हम तो बिल्कुल यानी तबाही के दहाने पे है इस वक्त। तो हम सबको मिलके, किसी एक का काम नहीं है। कोई एक आदमी इस वक्त आके आपके है ना, इल्जाम तो आप लगाते रहेंगे कि कोई नई हुकूमत आई है ना। और मियाँ साहब तो बार बार कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, आए हम मिलजुल के मुल्क को संभालें। मुल्क वाकई इसमें सर, आई मुश्किल है। एग्री हम विद यू कहें सर, कि कैसर अहमद शेख साहब, आई एग्री विद यू। बाकियों से मामला तो बाद में तय होंगे ना, अभी तो आपकी अपनी पार्टी का मसला है। क्या आपके पास मिफ्ता से अच्छे ऑप्शन मौजूद थे तो आप लोगों ने उनको क्यों नहीं सामने लेके आए? क्या आपने पार्टी में यह बात की कि मिफ्ता इस्माइल इज नॉट अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान सर? देखिए अदनान, मैं तो, अब फिर आप कहेंगे आप अपनी बात करते हैं। मैं तो जो 29 साल पहले आया था ना, तमाम चैम्बरों से मेरी मेरी जो फैमिली है ना, जी। वो पहली फैमिली है जो तमाम चैम्बरों को के मेंबरों को, जो यानी बिजनेस कम्युनिटी के वोट लेके कराची, लाहौर और फैसलाबाद के प्रेसिडेंट बने। फिर भी मुझे ये महसूस हुआ कि हम जाके इस हाउस में जाएं जहाँ के पॉलिसी बनती है।
हमारे यहाँ 35 साल में सिर्फ 1-1.5 साल कौमी असम्बली का मेंबर जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना है। मुझे ये बताइए कि जो आइन बनाया है, आइन बनाने वालों ने तो ये भी रखा है कि सेनेट के मेंबर भी ये बजट नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबर बनाएंगे। हमने उस आइन को अमल ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ 35 साल में से 1.5 साल तो 3-6 महीने के लिए नवीद कमर, ये असद उमर और मिफ्ता इस्माइल अब आए हैं। तो ये तो मिफ्ता इस्माइल तो खैर बाहर से आए हैं, अभी ये नवीद कमर और असद उमर और ये लोग आए थे जो है से। अब मुझे बताइए कि एक हमारे पीपल पार्टी से भी आए, 6 महीने के लिए आए, लेकिन बाकी तो आप देखिए ना, हफीज शेख आए फिर चले गए, फिर हफीज शेख आए चले गए, आज आप देख लीजिए उसके बाद शौकत तरीन आए। ये सब बैंकर हैं। क्या अगर स्पिरिट ये होता, आइन का मकसद ही यही है कि कौमी असम्बली का मेंबर जो है वही आइन को बजट को अप्रूव कर सकता है, उसमें बहस कर सकता है। बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि 30 साल से बैंकर्स की रवायत और गैर आइनी जो आते हैं लोग फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, उन्होंने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की माशियत को। सर उसको मेरा मकसद है कि कौमी असम्बली से नहीं आ रहे, वक्ती तौर पे 6 महीने के लिए आप बगैर इलेक्टेड को ले सकते हैं। शेख साहब एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए। मैं 2.5 महीने का एहतसाब नहीं कर रहा सर, लेकिन इसी 2.5 महीने में डॉलर ने 200 को क्रॉस किया, इसी 2.5 महीने में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए बढ़ चुका। तो इसमें क्या आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर या मौजूदा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? सर बिल्कुल है जी, रिस्पॉन्सिबल हर हुकूमत जो होती है वो उसकी कोशिश होनी चाहिए। हमने जो इनहेरिट किया वो बहुत मुश्किल था, ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं, बड़ा पीछे से भी हालात है, लेकिन हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, हम भी IMF को तसल्ली नहीं करवा रहे, क्योंकि पिछली हुकूमत एक कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा करके गई जो कि सॉवरीन होती है उसका मुआहदा, तो वो करके गई और उस पर अमल नहीं किया। उसका हमें अब जब हमने हुकूमत ली तो हमें पता था कि ये सारा पूरे का पूरा मलबा हमारे ऊपर पड़ेगा, और पड़ा। आज हमें मिल बैठ के मैं आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ कि ये हालात जो है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के नहीं है, ये वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी कि क्या है। आखिर इंडिया में पिछले साल कोविड हमसे ज्यादा था, वहां क्या हुआ कि $44 बिलियन की डायरेक्ट बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया सर, थैंक यू कैसर अहमद शेख साहब। लेकिन नाज़रीन अगले सेगमेंट में हम जी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैसर अहमद शेख साहब ने की वो है कि हम बजट खसारे पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हैरान कुन बात है, बजट खसारा 4000 के लगभग है और टैक्स चोरी 3000 से 4000 अरब तक, तो दोनों फिगर बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करेंगे शब्बर ज़ैदी साहब के साथ ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान के माली बजट 2022 और 23 को पेश कर दिया गया, जिसमें काफ़ी खदशात और काफ़ी सारे एतराज़ात हैं अपोजिशन को भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे जिसको हम अपोजिशन कहते हैं ऑफिशियली, बट वो है नहीं फ्लोर के अंदर। काफ़ी सारे जो सियासी हल्के हैं वो भी उस पर एतराज़ उठा रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस तरह की सूरत हाल में इससे अच्छा बजट वो नहीं दे सकते थे। आज मेरे साथ मौजूद हैं माशी अमूर के माहिर और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब, स्पेसिफिकली बात करेंगे टैक्स कलेक्शन के ऊपर और टैक्स चोरी के ऊपर भी। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर एक तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक लगभग 3000 अरब रुपए का टैक्स पाकिस्तान के अंदर चोरी होता है। सर हम स्पेसिफिकली आज टैक्स और टैक्स चोरी पे रहेंगे सेगमेंट में। ज़रा आप बताइए कि अब आपके नॉलेज और आपके सोर्सेज के हिसाब से कितना टैक्स पाकिस्तान में चोरी होता है और वो क्यों होता है और कैसे रोका जा सकता है? देखिए ये तो खैर लफ्ज चोरी जो है वो तो एक है, जो टैक्स होना चाहिए और जो नहीं होता वो 3000 से 4000 अरब जो फिगर है वो आप कह रहे हैं वो ठीक है, बेसिकली आप बात ठीक करें। अच्छा, कि 3 से 4000 अरब का टैक्स जो है जो आना चाहिए वो नहीं आता गवर्नमेंट के पास, और उसकी वजह ये है कि जो हमारी मईशत है वो दस्तावेजी नहीं है, तो हमारे पास ना हम दस्तावेजी है और ना हम उसे करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वो टैक्स हम रिसीव नहीं कर सकते। तो बात आपकी जो 3000 अरब है वो बात ठीक है, 3 से थोड़ा ज्यादा है, 4000 अरब के करीब है। अच्छा सर, अब मुझे जरा सादा लफ्जों में बताइएगा सर, थोड़ी देर के लिए 4000 अरब को मैं मानता हूं कि 3500 4000 अरब रुपए है। मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट पड़ा है वो मुझे बताता है कि पाकिस्तान के माली साल 22-23 का जो बजट है
उसका खसारा 4598 अरब है। तो मैं अगर जो टैक्स नहीं आ रहा, अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूं तो खसारा तो कहीं ना कहीं कम हो सकता है सर। जी, अगर हम ये कर लेंगे, अगर 4 अरब का जो अमाउंट है ये अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो पाकिस्तान का खसारा खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप ठीक करें बिल्कुल। Then why not तो we यही work बात on है it, कि sir? Why not we work on it, sir? इसलिए नहीं करते कि हमारी जो रियासत है, जो हमारी रियासत पाकिस्तान है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। वो दुकानदारों से और ये जो सारे होलसेलर हैं, आड़ती हैं, इन लोगों से डरती है। इस गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है वो टैक्स कलेक्ट कर सके। करप्शन का इशू नहीं है, जो बाकी नई टैक्स वाले देने वाले हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि कोई आदमी उनसे नहीं लड़ सकता, और रियासत क्योंकि नाकाम हो चुकी है इसलिए टैक्स नहीं आता। और इस गवर्नमेंट ने तो उसके ऊपर और सोने पे सुहागा कर दिया है। तो उन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया दुकानदारों पर। एक बड़ी सी दुकान है, वो टैक्स 15,000 रुपए टैक्स देकर फारिग हो जाएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान की मारूती हालत है, और इस पे कोई करप्शन, FBR का रिफॉर्म, ये कोई चीज नहीं है। सिंपल बात ये है कि ये सारे मतलब इन्होंने टैक्स नहीं देना, और रियासत पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है कि वो इनसे टैक्स ले सके। आप बतौर जब FBR चेयरमैन थे तो तब खान साहब और PTI और खुद आप भी टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते थे, टैक्स कलेक्शन की बात करते थे, टैक्स टारगेट को अचीव करने की बात करते थे। तब आपके नॉलेज में था कि इतने हजार का टैक्स जो है वो नहीं कलेक्ट हो रहा। मैं तो उसको बतौर साहब मैंने बताया ना कि जब मैं गया था तो मेरा सबसे पहले झगड़ा किससे हुआ था? दुकानदारों से हुआ था ना, कि आप ये रिटेलर्स को, होलसेल को टैक्स नेट पे लेकर आए। आड़तियों से हुआ था ना मेरे झगड़ा। तो अगर उसमें मैंने खान साहब ने मेरा साथ दिया, मैंने एक हद तक साथ दिया, फौज ने मेरा साथ दिया, एक हद तक साथ दिया। अगर वो मेरा साथ देते हैं और वो खड़े रहे, देखिए होगा क्या, अभी आप जब टैक्स लेने जाएंगे बाजारों में, ये नहीं देंगे तो बाजार बंद हो जाएंगे। फिर आप लोग मीडिया वाले आएंगे, वो कहेंगे कि शब्बर साहब ने मईशत बंद कर दी, मईशत रोक दी, मईशत का पक्का पहिया बंद हो गया। तो बात ये है अदनान साहब कि मसला टैक्स देने या लेने का नहीं है जी। जब एक रियासत ने फैसला कर लिया कि वो टैक्स नहीं लेना चाहती तो खत्म हो गई बात। फिर आप क्या बहस कर रहे हैं कि टैक्स क्यों नहीं देते और क्या नहीं देते? ये जरा क्लियर कीजिएगा सर, मुबहम हो गया ये बात। तो रियासत से क्या मुराद है कि रियासत खुद जानबूझ के इन बड़े लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहती? और वो कौन ऐसे बड़े लोग हैं जो रियासत से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? सुन ले मेरी बात, ये बड़े लोग नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो पूरा लिबर्टी मार्केट है या पूरा कराची का जो एल्फिसर स्ट्रीट है, ये कितना टैक्स देती है? मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि मेरा जाती टैक्स ज्यादा होगा। तो ये नहीं देते ना, तो रियासत के पास ये हिम्मत नहीं है कि लिबर्टी मार्केट से लड़ सके। ये कह रहा हूं मैं आपको, समझ आई बात? नहीं आई सर, पहुंच गया मैं। बस सर ये बताइए कि इज इट पॉसिबल कि इस पे काम हो सके, इसको हम टैक्स नेट में ला सकें? सर, इज इट पॉसिबल? कोई काम नहीं हो सकता, इस पर कोई काम नहीं हो सकता। ये काम उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की रियासत या तो नाकाम हो जाएगी, या पाकिस्तान के अवाम आके जो नहीं देने वाले हैं उनको उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि ये जो रियासत की कमजोरी है ना जी, आप लोग शायद अभी भी बात नहीं समझ रहे कि रियासत की कमजोरी किसे कहते हैं। देखिए, रियासत की कमजोरी ये होती है कि आप कोई भी किसी भी आदमी को रजिस्टर नहीं कर पा रहे ना, कोई भी दुकानों का रजिस्टर नहीं है ना। आपको पता है कि लिबर्टी में कितनी दुकानें हैं? आप मुझे बताइए। नहीं सर। आपको पता है? नहीं, आपको पता है कि मैं खुद जाके गिन लूं तो गिन लूं, ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है सर। आज के जमाने में जब गूगल लगा हुआ है, जब इतनी टेक्नोलॉजी है, आप मुझे बताइए आजमगढ़ मार्केट में कितनी दुकानें हैं? आप मुझे बताएं सूतर मंडी में कितनी दुकानें हैं? ये कौन करेगा? आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं टैक्स की और ये और वो। मुझे बताया ना, सूतर मंडी फैसलाबाद में कितनी दुकानें हैं? कौन इसका ओनर है? पता है आपको? तो ये बेकार की बातें नहीं, बेकार की बातें हैं सब। रियासत पाकिस्तान टैक्स के मामलात में जो तजारती तबका है, जो इम्पोर्टर है, इस मामलात में नाकाम हो चुकी है। ये एक नाकाम रियासत है। आप इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, फायदा क्या बात करने का? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ूंगा। अगला बजट का जो टैक्स का सर टारगेट है वो 7,004 अरब रुपए है। क्या अचीवेबल है सर? देखो यार, ये अदनान एक काम करो, एक किसी बच्चे को बुलाओ और उसे कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर जी, और उसे बोलो लास्ट का बजट लेके हर आइटम को 15% इंक्रीज कर दे।
लास्ट ईयर का बजट उठाओ जी और सर। हर आइटम 15% इंक्रीज कर दो, तो ये इस साल का बजट बन जाएगा। 6,000 का आपने कलेक्शन करना है इस साल, ठीक है? सर 6,000 का 15% कितना बना? 900। इसका बजट है 7,000। खत्म हो गई बात ना? समझ आ गई बात? मतलब अगले समझ आई? साल सर पहुंच गया हूं सर। मतलब ये सब जो है वो बताया जाता है एक ड्रामेबाजी के तौर पे कि हम बजट तैयार कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं एज पर ग्राउंड रियलिटीज। अच्छा सर मुझे आप अभी बुलाओ किसी बच्चे को, एक फिगर दो लास्ट ईयर की, और उसे को यार हर फिगर को मल्टीप्लाई कर दो, 15% ऐड कर दो उसके अंदर। अगर ये बजट नहीं बन जाए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। हर फिगर को ऐड करो, जो फिगर दिखता है ले लो, कोई सी फिगर उठा लो, कोई सी फिगर उठाओ, जो लास्ट ईयर की फिगर है उसे 15% ऐड करो। ये बजट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइए, क्योंकि टाइम कम है, जरा थोड़ा सा सियासी भी हो जाएगा। आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान जो है बैंक करप्ट हो चुका है, पर उसके बाद उस पर जरा को क्लियर आपने हमें किया नहीं पॉइंट को क्लियर। अब तो एक आम शहरी भी जो है वो कहते हैं, आपको पता है वो जो FBI के चेयरमैन थे शब्बर जैदी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया। आपने लोगों के दिलों में डर डाल दिया सर ये बात करके। तो आप मुझे बताएं एक बात, वो जो मैंने तकरीर की थी वो थी 16 दिसंबर 2021 को, ठीक है सर? वो मैंने किया था 16 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना? याद है आपको? जी सर बिल्कुल सही, इसी तरह ही है। ठीक है, 6 महीने हो गए, तकरीबन हो गए कुछ 6.5 महीने सर, 6 महीने से ऊपर हो गए। 6 महीने। पाकिस्तान में कौन सा आदमी है जो कहता है पाकिस्तान दिवालिया नहीं है? सब कह रहे हैं ना। कल मिफ्ता साहब ने तकरीर की ना कि हम श्रीलंका से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि वी आर बैंक करप्ट, दिवालिया हो मैंने चुका है। 16 दिसंबर को कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, ठीक है? मिफ्ता साहब ने कल तकरीर पे कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दे। यही कहा है ना जी? यही कहा, सही कह रहे हैं। यही कहा है ना? तो इसका मतलब है इनको बात देर में समझ आती है, मुझे पहले समझ आ गई थी। तो किसने किया इस मुल्क को दिवालिया? किसने किया? किसकी पॉलिसीज ने किया? किसके इकदामात ने किया सर? इस मुल्क को दिवालिया 1970 के बाद से आज तक जो हुक्मरान रहे हैं, 1970 से लेकर आज तक जो रहे हैं, बल्कि इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लें, 1990 से लेकर 2022 तक जो हुक्मरान रहे हैं, ये सब पाकिस्तान को दिवालिया करने के जिम्मेदार हैं। और इन सबके खिलाफ पाकिस्तान को दिवालिया करने की FIR होनी चाहिए, सारे हुक्मरानों के खिलाफ। सारे। नहीं, ये बेचारे, देखो मेरी बात सुनो सर। एक ये कमजोर, ये इनका कसूर ये है कि जब आपसे कोई चीज नहीं होती ना, देखिए मैं गया था 6 महीने, मुझसे नहीं हुआ, ठीक है ना, तो मैं हट के वापस आ गया कि मेरे बस का काम नहीं है। सर ये बताइए, दिवालिया मैं थोड़ी देर के मान लेता हूँ ये आपका की बात, क्या दिवालिया हो चुका ये मुल्क सर, क्या ये मुमकिन है कि हमारी माशी पॉलिसीज ऐसी बने हम इस दिवालियापन से बाहर निकल सकें सर? देखिए, इस मुल्क को अगर दिवालियापन से निकालना है तो हमें अपने माशरती और समाजी निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारा मसला बिजली की पैदावारी सलाहियत में कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास बिजली का ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम दुकानों को 6 बजे बंद करें। हमें ये चाहिए कि हम बड़ी गाड़ियों का हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल बंद करें। हमें ये चाहिए कि हमें अपने इस्तेमाल में जो भी गैर मुल्की अशिया हैं वो बंद करें। हमें ये चाहिए कि हम जो सफर इख्तियार करते हैं उसको बंद करें। तो अगर आप ये 3, 4, 5 चीजें करना शुरू करेंगे और लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि वो जो पानी पी रहे हैं अगर वो भी इंपोर्टेड कंपनी का है तो वो भी आप डॉलर खर्च कर रहे हैं, जो आप बिजली जला रहे हैं ये भी एक डॉलर खर्च हो रहा है। तो जब आप ये चीज एहसास होगा और हमारे पास डॉलर नहीं है तो पाकिस्तान दिवालियापन से हटेगा। अगर आपने ये समाजी और माशरती एहसास पैदा नहीं किया तो फाइनेंशियल साइड पे तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो गवर्नमेंट से ना हो सके, जो शब्बर जैदी साहब फरमा रहे हैं, वो सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर कह सकता है, कैबिनेट कह सकती है, और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और उससे ना मुल्क की इकॉनमी पे कोई असर पड़ेगा, ना मुल्क के सोशल सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, हमारी इकॉनमी संभल जाएगी और डॉलर जो है उसकी रुपए की कदर में इजाफा होगा और डॉलर आपके पास महफूज हो सकेगा, रिजर्व आपके बढ़ सकेंगे। ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारा बजट मौजूदा गवर्नमेंट ने दिया है इसमें खूबियाँ क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक बजट ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। 1970s, 60s और 80s के मिड तक जब आते हैं तो पाकिस्तानी सिनेमा बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। आज भी हिंदुस्तान जहां एक बहुत बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री, दुनिया की एक बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, वहाँ के फिल्म स्कूल में पाकिस्तानी फिल्म्स, पाकिस्तानी स्क्रिप्ट, पाकिस्तानी फिल्म सेट को स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जो आज जाके 100 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और फिर 100 और 1000 करोड़ उससे बिजनेस भी वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमारा सिनेमा बड़ा डिस्टर्ब हुआ, डाउनफॉल आया, और ऐसा डाउनफॉल है कि अब शायद हमारी से फिल्म लगती है सिनेमा के अंदर तो लोग देखने नहीं जाते, और दूसरे तीसरे दिन जब हॉल खाली होता है तो सिनेमा से फिल्म को उतार दिया जाता है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो एक तो नई टेक्नोलॉजी का ना आना है, और दूसरा हमारा टैक्स सिस्टम जो है। लेकिन अब ये पहली मरतबा हुआ है कि एक तो हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम जो था विद होल्डिंग टैक्स, तो बाकी टैक्सेस वो ख़त्म कर दिए गए, फिल्म को बाकायदा सनत का दर्जा दिया गया, और साथ एक पॉलिसी भी पहली मरतबा बनाई गई है। देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिल्म और कल्चर की जो पॉलिसी बनेगी, टैक्स के खात्मे की बात की गई है, और इंडस्ट्री की बात की गई है, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, क्या सिनेमा रिवाइव होगा या नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के का बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े फिल्म मेकर, बहुत बड़े डायरेक्टर सैयद नूर साहब ने। सैयद नूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा सबसे पहले ये इकदाम कैसा है, क्योंकि मुझे याद है आप हमेशा गवर्नमेंट पे से आपको बड़ी तवक्कुआत होती थी, वो तवक्कुआत कभी पूरी नहीं होती थी, मुतालबात भी आपके होते थे, जो मुतालबात नहीं माने जाते थे आप फिर भी हंस के वापस चले जाते थे। ये जो किया है गवर्नमेंट ने, इससे इम्पैक्ट क्या जाएगा सर? देखिए, ये सिलसिला जो है ये बड़े अरसे से चल रहा था, और इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, जो आज से 6-7 साल पहले उन्होंने जब पॉलिसी बनाना शुरू की तो मैंने वहाँ एक सवाल उठाया। मैंने कहा ये बना रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है, जैसे अभी तक 70 सालों में नहीं हुआ, अभी क्या होगा मैडम, हम तो नाउम्मीद हो गए हैं। तो उन्होंने वहाँ एक फ़िक्रा कहा था कि आप नाउम्मीद ना हो, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये उनकी एक कमिटमेंट थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और अभी उस कमिटमेंट की जो उन्होंने ऑनर किया है तो उसमें एक बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही हम लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है कि हम फिल्म इंडस्ट्री को उठाने में कामयाब हो जाएंगे, रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपने पढ़ ही लिया होगा जो अनाउंसमेंट आई हैं। उसका सर इम्पैक्ट क्या जाएगा अगर ये टैक्स सारे छूट दे दी जाते हैं, पॉलिसी बना दी जाती है, सनद का दर्जा दे दिया जाता है, तो दो सहूलतें किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलती हैं वही फिल्म को मिलेंगी, तो इम्पैक्ट क्या जाएगा सर आपकी नज़र में? इम्पैक्ट ये जाएगा कि प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी उसका बजट कम हो जाएगा। उसको फैसिलिटेट जब आप करेंगे इंडस्ट्री लेवल पे, तो आपके जो बिजली के बिल हैं, आपको लोन की सहूलत मिल जाएगी। आपको बहुत सारी जगहों पे जहां आपको फिल्म मेकिंग मुश्किल थी या नहीं हो पाती थी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनिशिएटिव मिल जाएगा कि आप जाके वहाँ करें। तो इंडस्ट्री का दर्जा इसीलिए हम मांगते थे कि हम जो है बहुत सारा ऐसा काम कर सकें जो दुनिया में हो रहा है। आप ये देखें कि ईरान में जब इमाम ख़ुमैनी आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इदारा बनाया, फ़ाराबी। उस फ़ाराबी अदारे ने उस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनको फंडिंग दी, उनको पैसे दिए, उनको जगहें दी, उनको इंस्टीट्यूट दिए, उनको स्टूडियोज़ दिए। तो आप देखें कि ईरानी सिनेमा कहाँ चला गया। हमें आज तक लॉलीपॉप ही दिया गया जब से पाकिस्तान बना है। सिर्फ एक हुकूमत ऐसी थी भट्टू साहब की, जिन्होंने नेफडेक बनाई और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी सी मराहत दी, लेकिन वो जल्दी छीन ली गई और वो ख़त्म हो गया। अभी बहुत ज़्यादा होप्स डेवलप हुई हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा के। सब ये बताइएगा, जहाँ हमारा सिनेमा इस वक्त है और जहाँ दुनिया का सिनेमा है, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। तो ये कैसे इस डिफरेंस को हम ख़त्म कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन हो, हमारी जो फिल्म हो, वो उस लेवल तक हो कि हम बाकी सबको कम्पीट कर सकें? क्योंकि अब तो व्यूअर के लिए बड़ा आसान हो गया ना सर, वो इंटरनेट पे जाके दुनिया भर की फिल्म्स को देख सकते हैं, तो वो अच्छी प्रोडक्शन को देखते हैं, वो पाकिस्तानी सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्म जो लगी होती है उसको नहीं देखते। ये जो डिफरेंस है ये कैसे ख़त्म होगा सर? इसका सिर्फ और सिर्फ बजट इसमें इन्वॉल्व है,
और अगर हमें अच्छा बजट मिलेगा तो हम क्यों नहीं उस लेवल की फिल्म बनाएंगे। टैलेंट हमारे पास बहुत है, बड़े अच्छे लोग हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं और इन्होंने किया भी है। कराची में एक दो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे लाहौर में बहुत ज़्यादा सीनियर टैलेंट जो है वो मौजूद है जो करना चाहता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके पास जब आप बजट बनाएंगे तो यहाँ भी बड़ी फिल्म बन सकती है, यहाँ भी एनिमेटेड एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं आएगा। प्राइवेट सेक्टर से आएगा तो वो एक छोटी सी फिल्म बनाएगा, अपने रिस्क को कवर करेगा, और वो फिल्म चलती है, नहीं चलती तो वो सर ये जो दूसरी फिल्म बना। गवर्नमेंट, सैयद नूर साहब, ये जो गवर्नमेंट ओनरशिप मिल रही है और जो अब इंडस्ट्री का एक दर्जा देने के बाद टैक्स छूट दे देगी, डेफिनेटली इसमें अब रेवेन्यू इन्वॉल्व होगा, तो इससे जो जो खदशा आप जाहिर कर रहे हैं या जो जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पूरी होगी तो फिर हम ये देख सकते हैं कि अगले चंद सालों में पाकिस्तानी सिनेमा थोड़ा ऊपर जाएगा और एक रिवाइवल की बात जो पिछले 2 दहाइयों से हम कर रहे हैं वो एक्चुअली सामने वकूफ़ पज़ीर होगी। अब देखिए ना, ये अचीवमेंट जो है जो हमें मिलने जा रही है, ये जो अनाउंसमेंट आई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे आगे हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, और जो कभी फिल्म इंडस्ट्री में रिस्क लेने के लिए आए ही नहीं, जिन्होंने कभी प्रोडक्शन ही नहीं की, वो सब उस फंड्स को देखते ही सर उठा लिया उन्होंने। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के ये फंड्स जो हैं ये देने चाहिए, और उन लोगों को देने चाहिए जो जिनका रिस्क इन्वॉल्व रहा है, जिन्होंने नुकसानात उठाए हैं और जिन्होंने इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा, जो मुसलसल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों को आप इंकरेज करें ताकि वो प्रॉपरली वो दिल रखते हैं इस आखिरी इंडस्ट्री के। कमेंट कीजिएगा सर, पिछले कुछ अरसे से ये पाकिस्तान, शायद मेरे नॉलेज में तो यही है कि पाकिस्तान इस पूरे अर्ज में वाहिद मुल्क है जहां हम ड्रामा और फिल्म एक साथ बना रहे होते हैं, मतलब ड्रामा बना रहे होते हैं और उसमें से फिल्म निकाल रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है इसका क्या इम्पैक्ट है सर हमारे सिनेमा पे? नहीं, ये ट्रेंड चला था, अब नहीं है। अब तो प्रॉपर फिल्म बन रही है कराची में, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये एक जमाना था कि उन्होंने सीरियल्स को काट के और छोटा करके उनको फिल्म का नाम दे दिया, लेकिन अभी बहुत सीरियसली काम हो रहा है और उनके पास बजट भी बड़े हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हुमायूं सईद हैं, इस तरह के और प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मुमकिन है उनका एक एक बड़ा अहम मसला ये होता है जब आप फिल्म रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, कैमरा क्लोज होता है, तो आपको सारा कुछ सॉफ्टवेयर उठाना पड़ता है, आप और आपको बैरून मुल्क जाना पड़ता है। आप भी अपनी सारी फिल्मों के लिए इंडिया, बैंकॉक और यूरोप जाते हैं, तो जिसमें काफ़ी बजट कंज्यूम होता है। ये हम इस पे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? मुमकिन है कि हम पाकिस्तान में अगले कुछ सालों में ऐसा सेटअप लगा सकें कि हमें बाहर ना जाना पड़े और रेवेन्यू बच जाए, वो पैसा बच जाए हमारा। लगे भी हैं और लग भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा एक सेटअप अरेंज करना चाहिए और बाहर से टेक्नीशियंस बुला के यहाँ वर्कशॉप्स कराएं। यहाँ जो इंटरेस्टेड है लोग इस काम में, उनको बुला के उनको सिखाएं। एकदम तो कोई आप मशीन ला के रख देंगे तो उसको हैंडल करना, उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा मशीनें ला के नस्ब करके और आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दें। और उससे उस ट्रेनिंग सेशन कैसे होगा? वो जो बाहर से टेक्नीशियंस आएंगे वो हमारा काम करेंगे। जब वो हमारा काम करेंगे तो सीखने वाले उनके साथ इन्वॉल्व होंगे और वो सीख लेंगे। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल सर, कितना अरसा चाहिए हमारे सिनेमा को रिवाइव होने के लिए और जो कमी नज़र आती है दुनिया के सिनेमा में और पाकिस्तानी सिनेमा में उसको कम करने के लिए सर? 5 years। 5 साल, मतलब हम अगले 2 साल 3 साल बाद क्लेम नहीं कर सकते कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा एक मरतबा से फिर एक लाजवाल और एक बड़ा सिनेमा बन सके, उसी तरह का सिनेमा जो 80s में होता था, जो 70s में होता था, जब दुनिया में पाकिस्तान की फ़िल्म को रेफरेंस के तौर पर रखा जाता। ख़ास तौर पे इस साउथ एशिया के अंदर, बरसगीर के अंदर पाकिस्तानी सिनेमा की बहुत बड़ी डिमांड हुआ करती थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।